हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जून 2021 की प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका को कवर करने जा रहे हैं। इस पत्रिका में जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अप्रैल 2021 और मई 2021 का प्रतियोगिता दर्पण का संक्षेपण कर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस लॉकडाउन में आपको कहीं निकलने की आवश्यकता ना पड़े, खास करके मैगजीन खरीदने के लिए। तो करंट अफेयर्स साइड से मेरी प्रयास यही है कि इस लॉकडाउन में आपको यह एहसास ना हो कि हमें जो है करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं हुई है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, अर्थात बीपीएससी अड्डा पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है वो ये है कि वर्ष 2021 में मानसून समान रहने का मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया है। वर्ष 2021 में मानसून कैसा रहेगा? तो समान रहेगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत में जो वर्षा होता है वो किससे होता है? साउथ वेस्ट मानसून से होता है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में जो वर्षा होता है वो किस मानसून से होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये भारत का नक्शा है। अगर आप भारत को इस तरह से डिवाइड कीजिए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन होता है। जो भारत में जो वर्षा होता है ये इस तरह से अरेबियन सी से उठकर ऐसे जाता है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून से होता है। और 1 जून को केरल में, ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम से सबसे पहले मानसून जो होता है, अराइवल जो होता है, आगमन जो होता है, वो केरल में पहुंचता है। अब जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है इस न्यूज से वो ये कि इसमें एक वर्ड की चर्चा की गई है कि मानसून समान रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें समझ में नहीं आया। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर हमें ये समझाइए कि मानसून समान का मतलब क्या होता है। देखिए, मानसून समान का मतलब होता है कि जो बारिश होगा वो 96 से 104% तक होगा, राइट। दीर्घकालिक औसत से 96 से 104% तक वर्षा होगा। वही न्यून वर्षा अगर बात करता है, डेफिसिएंट बारिश में डेफिसिएंट है तो 90% से कम वर्षा होगा। वहीं बिलो एवरेज की अगर बात करेगा, बिलो नॉर्मल की अगर बात करेगा तो 90 से 96% बिलो नॉर्मल है। तो एक कैटेगरी आप डिवाइड कीजिए, लेस देन होल्ड ऑन। अगर बारिश लेस देन 90% रहता है एवरेज से तो क्या होगा? न्यूनतम होगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, न्यून वर्षा। वहीं 90 से 96% के बीच रहेगा तो क्या होगा? सामान्य से कम। और 96 से 104% रहेगा तो क्या होगा? सामान्य। और 104 से 110% रहेगा तो क्या होगा? सामान्य से अधिक। और एक्सेस वर्षा कब बोल सकते हैं? जब 110% एवरेज से अधिक होगा। तो इस डाटा को आप याद कर लीजिएगा, आपके डिबेट, आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज है ऑपरेशन प्रहार से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऑपरेशन प्रहार का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध सीआरपीएफ के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उससे है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि ऑपरेशन प्रहार कहाँ चलाया जा रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, पहला प्रश्न। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ या बीएसएफ? इस तरह से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑपरेशन प्रहार सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के द्वारा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। अब न्यूज में ये इसलिए था कि ऑपरेशन प्रहार को तेज कर दिया गया है। ये पहले से ऑपरेशन चल रहा है, हाल ही में जो कोबरा बटालियन के 22 जवान शहीद हुए थे उसके बाद ऑपरेशन प्रहार को तेज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज अर्थात बीबीआर मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है।
सो आपको इस प्रश्न से क्या याद रखना है कि तेजस, ठीक है, जो पाइथन 5 का जो परीक्षण किया गया है वो किससे किया गया है? तेजस एयरक्राफ्ट से। और तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, अर्थात भारत के द्वारा विकसित एयरक्राफ्ट है। और ये हल्के फाइटर जेट है। लड़ाकू विमान का मतलब होता है फाइटर एयरक्राफ्ट। और इससे तो चलिए अब हम पाइथन 5 मिसाइल के बारे में भी देख लेते हैं, चूंकि ये न्यूज में था। तो पाइथन 5 मिसाइल जो है वो भारत ने इजराइल से परचेज किया है। और यह 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है, 5th जनरेशन। 5G कहने का मतलब 5th जनरेशन। और यह एयर टू एयर मिसाइल है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो तेजस से पाइथन 5 का जो सफल परीक्षण किससे किया गया है? तेजस एयरक्राफ्ट से। और तेजस जो है भारत का लाइटर फाइटर जेट है, हल्का लड़ाकू विमान है और यह भारत के द्वारा निर्मित है। और इससे पाइथन 5 का परीक्षण किया गया है। पाइथन 5 क्या है? BBR मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, 5G मिसाइल है और इजराइल से लिया गया है। इतना आप याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव हुए थे कुछ राज्यों में, तो उसके नतीजे आ गए हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसी को हम यहाँ संकलन किए हैं। अगर पूरा न्यूज़ को डिटेल में चाहिए तो आप सर्च आउट कर सकते हैं गूगल पे या आप मैगजीन में भी देख सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसका संकलन यहाँ किया गया है। आइए अब हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट होगा वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से ही हाईलाइटेड है। तो पश्चिम बंगाल में टोटल 294 सीटों का विधानसभा सीट है, उसमें 294 सीट है। उसमें से 292 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, अब 292 क्यों? क्योंकि 2 सीटों पर जो उम्मीदवार थे उनका देहांत हो गया था, इसलिए उस सीटों का चुनाव रद्द कर दिया गया था। सो विधानसभा पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वो 294 है और उसमें से 292 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस को भारी विजय हुआ और 213 सीटें उसको प्राप्त हुआ और एक जो सीट है उसके अलाई को प्राप्त हुआ। वहीं एनडीए को भी फायदा हुआ और 77 सीटें उसको प्राप्त हुआ, लेकिन सरकार नहीं बना पाया। तो पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं वो हैं तृणमूल कांग्रेस के लीडर अध्यक्ष ममता बनर्जी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी अपनी सीट्स हार चुके हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 294 और 292 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें टीएमसी को तृणमूल कांग्रेस को 214 सीटें प्राप्त हुई, वहीं एनडीए को 77 सीटें प्राप्त हुई। अगला जो है राज्य वो है आसाम। आसाम में भाजपा की सरकार बनी और 126 सीटें हैं टोटल। 126 को अगर कैटेगराइज कीजिएगा, उसको डिवाइड कीजिएगा तो 75 सीटें एनडीए को मिला और 50 सीटें जो है महाजोत गठबंधन, जिसमें पूरे गठबंधन कांग्रेस वगैरह सारे थे, उसको 50 सीटें प्राप्त हुई। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम बने हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो इससे पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन इस बार भाजपा ने कैंडिडेट चेंज किया है सीएम का और हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का नया सीएम बना दिया गया है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि असम में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 126। भाजपा को कितनी मिली? तो 75। वहाँ महाजोत गठबंधन को 50। सीएम कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा। अब हम केरल की बात करते हैं। तो केरल में भी चुनाव हुए थे। तो केरल में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या है 140। ठीक है, वहाँ 2 प्रमुख जो पार्टियां हैं उसमें से एक है कौन? एलडीएफ। ठीक है, तो एक तो एलडीएफ है। एलडीएफ का मतलब होता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और एक है यूडीएफ जिसमें एनडीए गठबंधन है। तो एलडीएफ को टोटल कितना मिला? 99 सीटें। ठीक है, और यूडीएफ को टोटल 41 सीटें मिला। ठीक है, तो एलडीएफ को 99 सीटें मिला और यूडीएफ को 41 सीटें मिला। एलडीएफ का मतलब होता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ का मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट।
तो 2 सीटें हैं एलडीएफ और यूडीएफ। तो इससे पहले भी एलडीएफ की सरकार थी, वहाँ पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार थी और श्री विजयन को फिर से वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो हम देख लेते हैं तमिलनाडु और पुदुचेरी की। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि तमिलनाडु विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 234। वहीं पुदुचेरी में सीटों की संख्या है 30। ठीक है, याद रखिएगा, पुदुचेरी विधानसभा में सीटों की संख्या है 30 और तमिलनाडु में जो टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 234। वहाँ किसकी सरकार बनी है, तो एसपीए की सरकार बनी है। तमिलनाडु में एसपीए की सरकार बनी है और एसपीए का मतलब होता है सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस। सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि के स्टालिन की पार्टी था और इसी में कांग्रेस वगैरह सारे शामिल हैं। तो एसपीए को टोटल जो है 159 सीटें मिला और इन्होंने के स्टालिन के नेतृत्व में सरकार बनाई है और के स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो एनडीए को मिला है टोटल 75 सीटें। वहाँ पर तमिलनाडु में एनडीए को 75 सीटें मिला है। तो जो तमिलनाडु में सरकार बनी है वो एसपीए की और एसपीए का मतलब होता है सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। नई पार्टी, नया जो गठबंधन बना है वो है एसपीए। अगला न्यूज देखिए। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक वापस बुलाने की राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा कर दिया है। ठीक है, जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और उन्होंने ये घोषणा किया है कि अमेरिकी सैनिकों जो कि अफगानिस्तान में हैं उनको 11 सितंबर 2021 तक स्वदेश वापस बुला लिया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि यह काम जो है अगले राष्ट्रपति के लिए छोड़ा जाए। सो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, वो है जो बाइडेन। और इनकी सैन्य अफगानिस्तान से कब तक वापस आ जाएगी, 11 सितंबर 2021 तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चाड से। देखिए, चाड एक मध्य अफ्रीकी देश है। ठीक है, ये चाड का मैप नक्शा देख सकते हैं यहाँ पर। चाड एक मध्य अफ्रीकी देश है और यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान मौत हो गया था। सो विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान इनका मौत हो गया था। किनका, चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो का। चाड क्या है, चाड एक मध्य अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है अंजामानो। ठीक है, अंजामेना इसका राजधानी है। यहाँ देखिए अंजामेना है। और जो चाड है वो चाड लेक के नाम पर चाड का नामकरण हुआ है। इसके आसपास के कुछ कंट्रियों को देख लीजिए। यहाँ लीबिया पड़ता है, नाइजीरिया है, सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, कैमरून है। तो आपने देखा कि इस तरह से नाइजर, लीबिया, सूडान, सेंट्रल रिपब्लिक, कैमरून, ये सारे के सारे किसके आसपास है, चाड के आसपास है। तो ये बस आप याद रखिए कि चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की। प्रश्न अगर बात करें तो इसे किस तरह का प्रश्न बन सकता है। प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि हाल ही में इनमें से किस देश के राष्ट्रपति की हत्या विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हो गई थी। तो आपका आंसर होगा चाड। और चाड कहाँ है, मध्य अफ्रीकी देश में। इसकी राजधानी कहाँ है, अंजामानो। और लोकेशन पर आपने तो देख ही लिया, मैप पर आपने देख लिया, उसके आसपास के देशों को भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए अब आपको अगला न्यूज दिखाते हैं। अगला न्यूज है इजराइल से। ठीक है, कई इजराइल के मैप इस करंट अफेयर्स में, जो डेली करंट अफेयर्स अपडेट होता है इस चैनल पर, उसमें कई बार इजराइल के मैप को दिया गया है। और अगर आपने डेली करंट अफेयर्स हमारा फॉलो नहीं किए हैं तब गूगल पे जाकर के या मैप में, एटलस में जाकर के इजराइल के नक्शा को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि हाल ही में इजराइल काफ़ी चर्चा में था। इसलिए नहीं क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से, इसलिए क्योंकि गाजा के द्वारा अर्थात हमास मिलिटेंट के द्वारा इजराइल पर हमला हुआ था। उसके रिटेलिएशन में इजराइल के द्वारा हमला किया गया। हालांकि अभी सीज वर्क हो चुका है। सो एक बार मैप जरूर देखिएगा, उसकी राजधानी वगैरह देख लीजिएगा, सारा चीज़ मैप पर एक बार देख लीजिएगा। अब इजराइल जो आपके पीडी में न्यूज में था वो इसलिए था क्योंकि इजराइल में चुनाव हुआ था। ठीक है, और उस चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ। तो स्पष्ट बहुमत न मिलने की वजह से जो वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्हीं को यह जिम्मेदारी सौंपा गया कि आप अपने गठबंधन को बोलिए कि सरकार बनाए। तो ये जो 2 वर्ष के भीतर इजराइल में यह चौथा चुनाव था। मैं बता दूं कि 2 वर्ष के भीतर जो ये 23 मार्च 2021 को जो चुनाव हुआ था, ये चौथा चुनाव था।
इजरायली संसद का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, नेसेट है इसका। इजरायली संसद का क्या नाम है? नेसेट। ओके। और वहाँ दो जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो है लिकुड पार्टी और ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी। कौन पार्टी है? लिकुड पार्टी और ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनकी कौन सी पार्टी है? उनका संबंध है लिकुड पार्टी से। ओके, तो ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इजराइल की नक्शा आप एक बार जरूर देखिए। एटलस नहीं है तो गूगल पर सर्च आउट कीजिए मैप ऑफ इजराइल, और उसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ देख लीजिएगा, खास करके गाजा। ठीक है, गाजा को देखिए, वेस्ट बैंक को देखिए, उसके बाद जेरूसलम को देखिएगा। इसकी जो राजधानी है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। ठीक है, तो ये सारे को आप एक बार देखिए। कुछ और इम्पोर्टेंट है जो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही उसके आसपास के देश को भी देख लीजिएगा कि इधर मिस्र पड़ता है, और सारे जो उसके पड़ोसी देश हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो पीडी में आपका था प्रश्न, वो ये है कि नीदरलैंड व भारत के मध्य आभासी शिखर वार्ता 9 अप्रैल 2021 को हुआ। आभासी कहने का मतलब वर्चुअल, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से यह आभासी शिखर वार्ता हुआ। तो यह कब था? 9 अप्रैल 2021 को। नीदरलैंड आप यहाँ देखिए मैप में, सो ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, और नीदरलैंड के अगल बगल में कौन कौन से देश हैं? जर्मनी है और बेल्जियम है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। कहाँ है? एम्स्टर्डम। बट इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है वो द हेग में है। कहाँ है? द हेग। तो कभी कभी चर्चा में द हेग भी रहता है, तो आप द हेग को ध्यान रखिएगा। कहाँ पर पड़ता है द हेग? नीदरलैंड में। लेकिन वो राजधानी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। जो कैपिटल है वो उसका एम्स्टर्डम है। ठीक है, और आसपास के जो देश हैं वो है जर्मनी और बेल्जियम। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। ये चौथी बार वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इतना आपको नीदरलैंड से याद रखना है कि नीदरलैंड और भारत के मध्य आभासी शिखर वार्ता 9 अप्रैल 2021 को हुआ था। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है मार्क रूट। इसके आसपास के देशों की अगर हम बात करें तो जर्मनी और बेल्जियम आता है, जो पड़ोसी देश है। उसके नॉर्थ में पड़ता है नॉर्थ सी। अगला देखते हैं, अगला जो है जापान के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके जो पीडी में न्यूज में थे वो किए थे। अब आप बस इतना जान लीजिए कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मैं आपको बता देता हूं कि ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इनकी यात्रा थी, भारत दौरा था, तो ये दौरा जो है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से रद्द हो गया, इसीलिए ये चर्चा में थे। तो हमें ये जानना नहीं है कि यात्रा रद्द हो गया कोरोना की वजह से, बस आपको ये जानना है कि उनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अर्थात जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर NNGT रोबोटिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। देखिए मंगल ग्रह पर अब हम बात करें तो मंगल ग्रह पर खास करके वर्ष 2021 में, एक्चुअली मंगल ग्रह पर इसको 2020 में ही भेजा गया है। ठीक है, चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ स्टोरी बताएंगे आपको। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। कमेंट सेक्शन में आप जो प्रतिक्रिया विभाग है, यूट्यूब के प्रतिक्रिया विभाग अर्थात कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख कर यह बताइए कि इंडिया का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। काफ़ी इजी प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। जो कोई भी यह वीडियो देख रहा होगा वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर मुझे बताएगा कि इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। आपकी पार्टिसिपेशन इस चैनल पर अनिवार्य बनता है, क्योंकि अगर आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जो इनिशिएटिव है, आप जो अपना एफर्ट है कुछ लगाइए, और अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर दीजिए। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, और नासा के द्वारा मंगल ग्रह के लिए 30 जुलाई 2020 को
परजिवरेंस रोवर्स जो मंगल ग्रह पर भेजा गया एक रोवर है, उसका नाम है परजिवरेंस रोवर, के साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भेजा गया था जिसका नाम था NNGT रोबोटिक हेलीकॉप्टर, और इसने अभी हाल ही में उड़ान भरा है। तो ये चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि इसका जो साउंड है, इसका रोटर का साउंड रिकॉर्ड किया गया है, तो इसलिए भी चर्चा में था। तो मैंने आपको बताया कि एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा था कि वर्ष 2021 में 3 मंगल ग्रह मिशन जो वहाँ पर पहुँचे और न्यूज़ में था, वो ये था कि नासा का एक तो परजिवरेंस रोवर और NNGT रोबोटिक हेलीकॉप्टर न्यूज़ में था, दूसरा था UAE का होप मिशन जो कि मंगल ग्रह से है, और चाइना का जुरोंग मिशन वो भी मंगल ग्रह से है। तो 3 मिशन जो मंगल ग्रह से है वो याद रखना आपको, परजिवरेंस रोवर्स जो कि नासा का है, और होप मिशन जो कि UAE का है अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का है, और जुरोंग मिशन जो कि चाइना का है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अब अगला जो न्यूज है वो ये है कि अमेरिका जनगणना, जो अमेरिका में जनगणना होता है 10-10 साल के अंतराल पर, उसे जारी कर दिया गया है, और वर्ष 2020 के जनगणना के अनुसार वहाँ की जो कुल जनसंख्या पहुँच गई है वो है 33.14 करोड़, और इस 33.14 करोड़ के साथ अमेरिका विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बना हुआ है। तो विश्व में पहला और दूसरा जो स्थान है वो भारत, जो चीन और भारत का स्थान है, पहला चीन का आता है, वहीं दूसरा भारत का आता है, और तीसरा कौन है? अमेरिका। तो याद रखिएगा, पहला जनसंख्या के अनुसार 3 बड़े देश अर्थात 3 बड़े राष्ट्र कौन कौन हैं? चीन, भारत और अमेरिका। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, किल द बिल। देखिए, कुछ चीज़ें जो होता है मैं बार बार बताता हूँ, आई कैचिंग जो न्यूज़ होता है उसको ज़रूर पढ़िएगा। किल द बिल काफ़ी फंटास्टिक, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। किल द बिल, किल द बिल जो अभियान है, एक अभियान चलाया गया है ब्रिटेन में। अब ये क्यों चलाया गया था? एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पुलिस की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए एक विधेयक लाया गया था, और इस विधेयक का विरोध ब्रिटेन में हुआ, और इसी के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम रखा गया किल द बिल। अर्थात ब्रिटेन में पुलिस की शक्तियों की वृद्धि के लिए जो ब्रिटेन में विधेयक लाया गया था उसका विरोध किया गया, और उसी विरोध को नाम दिया गया किल द बिल अभियान। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया से। अब इंडोनेशिया न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक नेवल शिप था जिसका नाम था KRI नंगला, ठीक है, KRI नंगला 402, जो बाली के तट पर, बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में है। सो बाली कोस्ट के निकट एक एक्सरसाइज चल रहा था, और इसी एक्सरसाइज में अप्रैल 2021 को एक अभ्यास के दौरान लापता हो गया, ठीक है। सो अप्रैल 2021 में एक एक्सरसाइज चल रहा था, नेवल एक्सरसाइज, और इंडोनेशिया के नौसेना के एक पनडुब्बी जिसका नाम था KRI नंगला 402, जो कि बाली तट के निकट लापता हो गया। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, इंडोनेशियन नेवी का था KRI नंगला 402, और बाली तट के पास लापता हो गया। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है दंतक परियोजना से। ये भूटान में चलाया गया था और ये भारत के द्वारा चलाया गया था दंतक परियोजना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भूटान में दंतक परियोजना के 60 वर्ष पूरे हो गए। अब ये दंतक परियोजना क्या था? दंतक परियोजना बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चलाया गया था, और इसका जो इस प्रोजेक्ट में जो एजेंसी लगा हुआ है वो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना ही होगा BRO के बारे में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली भारत में क्या काम है? भारत में इसका काम है कि जितने भी बॉर्डर वाले एरिया हैं वहाँ पर सड़क निर्माण करना। तो इसको ये कार्य दिया गया था कि भूटान में जाकर के, यह कार्य जो है 24 अप्रैल 1961 को शुरू हुआ था, और 24 अप्रैल 1961 को जो BRO को यह हैंडओवर किया गया था कि भूटान में जाकर मोटरेबल रोड बनाए, अर्थात जहाँ से मोटर गुजर सके उसको हम बोलते हैं मोटरेबल रोड, जहाँ से वाहन गुजर सके। सो दंतक परियोजना BRO के द्वारा चला गया था। कब शुरू किया गया था? 24 अप्रैल 1961 को। और कहाँ चला गया था? भूटान में चला गया था, और इसकी 60 वर्ष पूरे हो गए। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है यह प्रश्न, याद रखिएगा। 3 स्टार प्रश्न है ये सब, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसी का संकलन किया गया है। और एक भी प्रश्न आपको, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वहाँ से PD से या आपके प्रतियोगिता दर्पण से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा जो आप कह सकते हैं कि सर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था और ये छूट गया है। हाँ, कोई अगर छोटा मोटा प्रश्न अगर रहा हो जो सिर्फ मसाले वाला प्रश्न है तो उसको मैंने संकलन नहीं किया है इसमें।
अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो है वो जारी हुआ और भारत को कौन सा स्थान मिला? 142वां स्थान मिला। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? इस तरह का प्रश्न रहेगा। 142वां रहा। टोटल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था। टॉप के 3 देश हैं, अर्थात जहां पर स्वतंत्रता, प्रेस के लिए स्वतंत्रता ज़्यादा है, वो है नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। देखिए 142वां स्थान जो भारत का मिला है उसमें यह दिखाया गया है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता, आज़ादी है भारत में, वो नहीं है। टॉप के 3 देश हैं नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, और सबसे नीचे जो स्थान मिला है इसमें इरिट्रिया को मिला है 180। एक बात और बता दूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी और पीसीएस एग्जाम में भी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष 2002 से जारी किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा इसको, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल है हमारा BPSC/अड्डा, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अर्थात रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौते की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। अर्थात RCEP जो हाल ही में शामिल हुआ था, कब साइन हुआ था? ये नवंबर 2020 में साइन हुआ था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नवंबर 2020 में शामिल हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। इसमें आसियान के 10 देश प्लस 5 अन्य देश शामिल हुए हैं। तो आसियान के 10 कौन कौन से देश हैं उसको देख लीजिए एक बार। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है आसियान, ठीक है। तो आसियान के 10 जो राष्ट्र हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस तथा अन्य 5 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर एक ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, बीपीएससी मेंस टॉपिक में आपको मिलेगा, वो आप उसे जाकर देख लीजिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। अगर अभी तक आपने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिटेल में इसका कवरेज किया हुआ है। आप हमारे चैनल बीपीएससी अड्डा पर आप देख सकते हैं इसको। बीपीएससी मेंस सेक्शन जो प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है बीपीएससी मेंस के लिए, उसमें इसको कवर किया जा चुका है। तो आपको बस यहाँ जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में टोटल देशों की संख्या है 15, 10 आसियान प्लस 5 अन्य। एक चीज मैं बता दूं कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत इससे निकल चुका है। और तो इसको जो अब ये सिंगापुर 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश जो बना है, तो ये किस लिए न्यूज में था? इसलिए है क्योंकि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को जब तक 6 सदस्य, आसियान के 6 सदस्य और अन्य 3 सदस्य साइन नहीं करते हैं तब तक ये लागू नहीं होगा। टोटल 9 सदस्यों को इस पर साइन करना है, तभी यह लागू होगा। विश्व के अरबपतियों की फोर्स की 2021 की सूची में अमेजॉन के जेफ बेजोस तथा रिलायंस के मुकेश अंबानी, अर्थात मैं ये बता दूं कि फोर्स जो है एक वाणिज्यिक पत्रिका है अमेरिका का, ठीक है। कहाँ का है? अमेरिका का वाणिज्यिक पत्रिका है, और इसके द्वारा अरबपतियों की जो लिस्ट होती है वो जारी किया जाता है। तो इस बार जो जारी किया गया है लिस्ट, उसमें अमेजन के जेफ बेजोस जो हैं वो विश्व के नंबर 1 बने हुए हैं अरबपतियों में, और भारत में अगर बात करें तो रिलायंस के मुकेश अंबानी बने हुए हैं। तो विश्व में नंबर 1 पे कौन है? अमेजॉन के जेफ बेजोस, और भारत में कौन है? तो रिलायंस के मुकेश अंबानी। और फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स जो है अमेरिका के वाणिज्यिक पत्रिका है, कॉमर्शियल मैगजीन है। चलिए अगला न्यूज है, खासकर को वैसे विद्यार्थी जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और अन्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी कभी कभी कोई इनमें से कोई एक रेट पूछ दिया जाएगा आपसे। बीपीएससी में भी पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है। कोई ये खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बैंकिंग के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी रेट, ये सारे के सारे जो रेट हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इनमें से कोई रेट आपको एक एमसीक्यू के तौर पर मिल जाएगा। लाइक इस तरह से पूछ देगा, व्हाट इज द परसेंट CRR, वर्तमान में CRR की दर क्या है, तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जो प्रमुख दरें हैं वर्तमान में। रेपो रेट है 4%, और वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। बैंक रेट है वर्तमान में 4.25%। वहीं
MSF का होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, CRR होता है 3.50% और SLR है 18%। तो वर्तमान में SLR अर्थात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो है शाब्दिक तरलता इसको बोलते हैं, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 18%, CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशियो है वो है 3.50%, MSF अर्थात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.25%, बैंक रेट भी 4.25% है, रेपो रेट 4.4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। तो इस रेट को याद कर लीजिएगा, मगअप कर लीजिए आप। अच्छा, अगर आपको इसके बारे में डिटेल कवरेज चाहिए, इन सारे रेटों के बारे में डिटेल कवरेज चाहिए, तो आप हमें प्रतिक्रिया सेक्शन अर्थात कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हमें सर इसके बारे में डिटेल में बताइए, तो उसके पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। चलिए, और अगर जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं 1 जून 2021 से स्वर्ण आभूषणों को जो हॉल मार्किंग है, इसको आभूषण का कर लीजिएगा, वहां पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, जो हॉल मार्किंग है आभूषणों पर हॉल मार्किंग देखोगे, जो महिलाएं आभूषण पहनते हैं, आप भी आभूषण पहनते हैं, आभूषण तो सब कोई पहनता है, उस पर अब हॉल मार्किंग अनिवार्य हो गया है अर्थात मैंडेटरी हो गया है। अब प्रश्न आपको यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब से इंपॉर्टेंट ये हो गया है, आपको बस ये जानना है कि 1 जून 2021 से यह आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है। एग्जाम में आपसे पूछेगा, वो ये पूछेगा कि हॉल मार्किंग जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो हॉल मार्किंग दिया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS के द्वारा अंकित किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। प्रश्न ये नहीं है कि आभूषण की हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य कर दिया, प्रश्न ये है कि हॉल मार्किंग किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है COP 26 से, अर्थात COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आयोजित किया जाएगा वो 1 से 12 नवंबर तक ग्लासगो, और ये ग्लासगो कहाँ है, ब्रिटेन में आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा COP 26 का मीटिंग कहाँ पर है, तो 1 से 12 नवंबर में ग्लासगो अर्थात ब्रिटेन में है। अब हम जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां रही हैं इस बीच में उसको देख लेते हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद अर्थात चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं, जो चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं वो कौन बने हैं, डॉक्टर GP सामंत। डॉक्टर GP सामंत को भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद बनाया गया है। सिडबी के नए चेयरमैन के रूप में S रमन को अपॉइंट किया गया है। तो सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो हैं S रमन। तो इनका नाम याद रखिएगा कि सिडबी के नए अध्यक्ष कौन हैं, S रमन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन S रमन। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद डॉक्टर GP सामंत। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको तो पक्का याद रखिएगा। भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील चंद्रा। इसके पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा। तो अब सिर्फ इनको याद रखिए, सुशील चंद्रा जी को याद रखिए। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। एक चीज मैं बता दूं कि भारत में जो निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो एक संवैधानिक बॉडी है अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है। और इसका जो गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अब यहां से थोड़ी चीजें आप और याद रख लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्नों के लिए अर्थात एग्जाम के लिए, वो ये कि जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सेम होता है। वो कितना होता है, 6 वर्ष। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा उतना में उनका रिटायरमेंट आ जाएगा। सो आपको 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताया याद रखिएगा चुनाव आयुक्त से, कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, सुशील चंद्रा, पहला चीज। दूसरा, यह एक संवैधानिक बॉडी है। तीसरा, इसका गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। चौथा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। पांचवा, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष उनकी आयु पूरी हो गई तो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को,
एक नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो गया। इतना अगर आप याद रखते हैं तो एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, एक प्रश्न आप बना लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो उनका नाम है संजय श्रीनीत को बनाया गया है। किनका बनाया गया है? संजय श्रीनीत को बनाया गया है। ठीक है, तो इतना आप अपॉइंटमेंट से याद रखिएगा। कुछ अन्य रिपोर्ट की वही हम देख लेते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल अर्थात ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? 140वां रहा। ठीक है, अब जो आपको याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया। याद रखिएगा इसको। वर्ल्ड जो अर्थात ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा है 140वां। अगला है एक केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ लिविंग LIVING लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। उसमें बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद टॉप पर रहा। ठीक है, और 10 लाख से कम वाला में इंदौर, सूरत और भोपाल टॉप पर रहा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप बस याद रखिए कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो हो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। उसके साथ ही एक नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 इसके द्वारा किसके द्वारा? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक। और इसमें इंदौर, सूरत और भोपाल टॉप पर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो न्यूज में है और जो आपके प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ है। वो है स्टोरीज आई मस्ट टेल अर्थात कहानी जिसे मुझे जरूर सुनाना चाहिए। वो किसके द्वारा लिखा है? किरण बेदी के द्वारा। स्टोरीज आई मस्ट टेल, 2-3 बार बोलिए, स्टोरीज आई मस्ट टेल, किरण बेदी। अगला है इट इज अ वंडरफुल लाइफ, यह बहुत सुंदर जिंदगी है। रोड टू हैप्पीनेस अर्थात खुशी की ओर जो रास्ता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इट इज अ वंडरफुल लाइफ, रोड टू हैप्पीनेस इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, सो पहला मैं बता दूं फिर से, स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी, इट इज अ वंडरफुल लाइफ, रोड टू हैप्पीनेस रस्किन बॉन्ड, एंड इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स शिव शंकर मेनन। ठीक है, किसके द्वारा? शिव शंकर मेनन। ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इन्हीं के द्वारा, शिव शंकर मेनन के द्वारा इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स लिखा गया है शिव शंकर मेनन के द्वारा। इट इज अ वंडरफुल लाइफ, रोड टू हैप्पीनेस रस्किन बॉन्ड के द्वारा। स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी के द्वारा, माफ कीजिएगा, कबीर बेदी के द्वारा। चूंकि किरण बेदी इतनी फेमस पर्सनालिटीज हैं कि उनका नाम यूं ही जुबान पर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर, स्टोरीज आई मस्ट टेल किसका है? कबीर बेदी। ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में किरण बेदी भी दे दे, तो आप याद रखिएगा कबीर बेदी। अगला न्यूज है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। ये न्यूज अगर आप मई प्रतियोगिता दर्पण पढ़े होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा। वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2021 को 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति, यहाँ ई संपत्ति कर लीजिए, ई संपत्ति। ठीक है, एक ई संपत्ति कार्ड है वो दिया गया है। कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2021 को। तो आपको ये पूछा गया है कि ई संपत्ति कार्ड है ये किसके तहत, किस योजना के तहत वितरित किया गया है? ई संपत्ति कार्ड है वो स्वामित्व योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। किसके अंतर्गत? स्वामित्व योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इतना आप इस प्रश्न से याद रखिए। चलिए अब हम खेल कूद वाले सेक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब खेल कूद से आपको क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो याद रखना है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 को, ठीक है, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में आपको क्या याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था। और कजाकिस्तान में कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में अलमाटी में हुआ था। तो क्या मैंने बोला आपको
कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ था और इसका आयोजन जो है 13 से 18 अप्रैल को बीच हुआ था। 13 से 18 अप्रैल के बीच हुआ था। और अब आपको जो याद रखना है वो याद रखना है स्वर्ण पदक तालिका वाला। अर्थात पदक तालिका की बात करें तो ईरान और कजाकिस्तान दोनों ने इक्वल मेडल जीते हैं। ईरान ने 7 स्वर्ण 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। वहीं कजाकिस्तान ने भी 7 स्वर्ण और 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते और टोटल 17 पदक के साथ नंबर 1 नंबर 2। अब बोलिएगा कि सर दोनों तो सेम ही जीता है तो नंबर 1 नंबर 2 कैसे हो गया? मैं आपको बता दूं फिर इसमें क्या होता है कि जो पहले स्वर्ण पदक जीता उसी का स्थान आता है। तो आपको ध्यान देना है कि नंबर 1 पर ईरान, जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में नंबर 1 पर ईरान, नंबर 2 पर कजाकिस्तान और नंबर 3 पर भारत रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते और इसके साथ ही टोटल जो पदकों की संख्या थी वो था 14। पदक विजेता की अगर हम बात करें तो भारत में पदक विजेता की बात करते हैं तो पुरुष वर्ग फ्री स्टाइल में, अर्थात चूंकि ये कुश्ती का था तो पुरुष वर्ग में रवि कुमार दहिया को स्वर्ण पदक मिला है। किसको मिला है? रवि कुमार दहिया को स्वर्ण पदक। स्वर्ण वाला आप याद रखिए, रवि कुमार दहिया को स्वर्ण पदक मिला है। वहीं महिला वर्ग में विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक मिला है। तो महिला वर्ग में किसको मिला? विनेश फोगाट को। और पुरुष वर्ग में किसको मिला? रवि कुमार दहिया को मिला। चलिए, तो ये तो था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 से। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 13 से 18 अप्रैल के बीच कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ, जिसमें ईरान नंबर 1, कजाकिस्तान नंबर 2 और भारत नंबर 3 पर रहा। अब आपको जो याद रखना है वो है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप अर्थात AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के तत्वाधान में मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन पोलैंड के किल्स में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोलैंड के किल्स में किया गया था। किसका आयोजन? विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप। फिर से बोल देता हूँ, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूथ जो है मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के तत्वाधान में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है पोलैंड के किल्स में आयोजन किया गया था। और इसमें भारत ने टोटल 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते। कितना? 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते। वहीं अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो लिस्ट है एक बार देख लीजिएगा कि पुरुष वर्ग में कौन है और महिला वर्ग में। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पोलैंड के किल्स में। और भारत ने इस पदक तालिका में कितना स्थान किया? तो भारत ने 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक को टोटल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्या प्राप्त किया है? 8 स्वर्ण और 3 कांस्य जीतकर 11 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा भारत। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग। ये देखिए यहाँ वेट लिफ्टिंग आपको दिख रहा होगा। वेट लिफ्टिंग में क्या है हुआ है, अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एशियाई भारोत्तोलन परिसंघ AWF के तत्वाधान में वर्ष 2020 के एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? उज्बेकिस्तान में किया गया था। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद कहाँ पर पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ताशकंद में इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने 2 पदक जीता है। कितना पदक? 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, बस इतना याद रखिए। और ये कौन है? ये आप देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं, इनका नाम है झिल्ली दलबेहरा। ठीक है, झिल्ली दलबेहरा। और झिल्ली दलबेहरा ने, ये 22 वर्षीय हैं और 22 वर्षीय झिल्ली दलबेहरा 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं मीराबाई चानू जो हैं क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। तो मीराबाई चानू कांस्य पदक जीते हैं और ये हैं झिल्ली दलबेहरा और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप अर्थात एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 2 पदक जीते। ठीक है, अब एक चीज़ जो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपने सुना होगा इंडियन सुपर लीग अर्थात ISL के बारे में। जैसे IPL के बारे में सुना है, तो IPL क्रिकेट के लिए होता है, वहीं ISL फुटबॉल के लिए होता है। तो इस बार फुटबॉल में जो मुंबई की टीम थी अर्थात इंडियन सुपर लीग में जो मुंबई की टीम थी उसका नाम है मुंबई सिटी FC। क्या नाम है? मुंबई सिटी FC। उसने मोहन बगान को हराकर यह प्रतियोगिता जीत लिया है। तो आपको ध्यान रखना ISL के विजेता कौन बना है इस बार? मुंबई सिटी FC। और किसको हराकर?
मोहन बागान को हराकर। तो इतना याद रहेगा आपको। ISL के विजेता मुंबई सिटी FC बना है, ठीक है। और ISL किसके लिए होता है? इंडियन सुपर लीग जो होता है वो होता है फुटबॉल के लिए। तो एक बार मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। चलिए, एक लाइक तो बनता है इतना मेहनत के लिए, ठीक है। अगर आपके लिए मैं कुछ लेकर आ रहा हूं तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को एक लाइक तो करिए। चलिए, और हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके वो फ्रीडम है, आपके ये राइट टू फ्रीडम है कि आप अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो, ठीक है। चलिए, अगला जो न्यूज़ आप हमें देखना है वो ये इम्पॉर्टेंट ही प्रश्नों को सिर्फ देखेंगे, सारे प्रश्नों को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक स्मार्ट स्टडी कीजिए, सिर्फ बैल की तरफ, मतलब ये नहीं कि बस बैल देखें। बैल क्या होता है कि वो उस पर कितना भी हल चला दीजिए वो जोतते रहेगा, वैसे नहीं बनना, बैल नहीं बनना है भाई, ठीक है। स्मार्ट स्टडी बनना, आप ह्यूमन बीइंग हैं तो बी स्मार्ट। उतना ही उसी प्रश्नों को पढ़िए जिसके पूछे जाने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो राष्ट्रमंडल खेल में क्या हुआ है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? बर्मिंघम में किया जाएगा। और खास बात यह है कि इसमें महिला क्रिकेट, जो T20 फॉर्मेट का महिला क्रिकेट है, उसको शामिल कर लिया गया है। तो इतना याद रखिए, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में बर्मिंघम में किया जाएगा और इस खेल में महिला क्रिकेट T20 को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा एक चीज़ मैं बता दूं कि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक, अगला ओलंपिक जो है वो 2020 में जुलाई अगस्त में प्लान है, अप्रैल के टोक्यो में, और इसे उत्तरी कोरिया ने अपने आप को अलग कर लिया है, तो ये भी याद रखिए। अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंसेस से लेकर के। कॉन्फ्रेंसेस में आपको क्या याद रखना कि देखिए, इस बार का जो ब्रिक्स समिट है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? सारे के सारे आयोजन भारत के द्वारा किया जा रहा है। ब्रिक्स में कितने देश होते हैं मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, वैसे कवर किया हुआ है ये ऑलरेडी। ब्रिक्स में होते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये टोटल 5 देश हैं ब्रिक्स में, और पांचों देशों का टर्न एक एक बार करके आता है। तो ब्राज़ील कर चुका है, रसिया कर चुका है, तो अब इस बार इंडिया का टर्न है। तो 2021 में जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होंगे वो इंडिया के द्वारा किया जाएगा। वहीं 2022 में किसके द्वारा किया जाएगा? चाइना के द्वारा, और 2023 में साउथ अफ्रीका। तो टर्न वाइज फिर घूम के आ जाता है ये। तो इस तरह के भी प्रश्न BPSC में पूछा जा चुका है कि पिछला बार कब किसके द्वारा किया गया था, अगला बार किसके द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा सीक्वेंस, अगर आपको याद है, भूल भी गए तो आप ये सीक्वेंस अगर आपने पढ़ा तो आपको याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर इस बार सिर्फ एक बार लिखिए ब्रिक्स, BRICS, इस कॉपी पर लिखिए, और इस तरह से इंडिया अगर कर रहा है तो अगले बार चाइना के द्वारा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के द्वारा, फिर उसके बाद ब्रिक्स के द्वारा। तो कितना बार भी पूछे, किस वर्ष का भी पूछे तो आप बता दीजिएगा इसको, अनटिल अनलेस कोई शेड्यूल में चेंज नहीं होता है तो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या याद रखिएगा, एक चीज़ जो आपको यहाँ पर और प्रश्न है मिसलेनियस से, वो ये कि बरून एक्सरसाइज होता है, एक बरून, और ये नेवल एक्सरसाइज है। क्या है? नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये किसके बीच है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच। सो बरून मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। तो इतना आई होप याद रहेगा आपको कि बरून जो नेवल एक्सरसाइज है वो किसके बीच है। अब देख लेते हैं अवार्ड और ऑनर सेक्शन को देख लेते हैं। पहला अवार्ड और ऑनर सेक्शन के अंतर्गत है हमारा प्रिट्जर पुरस्कार। प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र? सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि प्रिट्जर पुरस्कार इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिट्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ठीक है। किसके क्षेत्र में? आर्किटेक्चर कहने का मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में। और किसको दिया गया है? ये जीन फिलिप बासल और एनी लेकेसन को दिया गया है। जीन फिलिप बासन और एनी लेकेसन को संयुक्त रूप से प्रिट्जर पुरस्कार 2021, तो 2 बंदों को संयुक्त रूप से दिया। संयुक्त रूप से मतलब एक ही अवार्ड को 2 बंदों को दिया गया, तो उसको 2 या 2 से अधिक को भी दे सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसको निर्माण उद्योग अर्थात आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। किसको? प्रिट्जर पुरस्कार को। इसमें क्या दिया जाता है कि इसमें एक तो मेडल रहता है और $1 लाख भी दिया जाता है इसमें, ठीक है।
तो इतना आपको याद रखना है। सिर्फ ये याद रखिए कि प्रिट्जर पुरस्कार किसको दिया गया, तो फ्रांस के जेन फिलिप बासल और एनी लेकेसन को दिया गया था। तो 2018 में मैं बता दूं कि 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, ठीक है। और वो एकमात्र, याद रखिएगा कि बालकृष्ण दोषी एकमात्र भारतीय हैं जो जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार से अवार्डित किया गया है, अर्थात सम्मानित किया गया है। 2018 में उनको बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। इस वर्ष 2021 में चलिए अगला पुरस्कार देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है एबल पुरस्कार से। तो आपको इस एबल पुरस्कार से सिर्फ ये याद रखिए कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इनका नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। एबल पुरस्कार में बस ये याद रखिए कि एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए चमेली देवी जैन पुरस्कार नॉट रिक्वायर्ड। विजडन डी लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब चलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब है जो इम्पॉर्टेंट वो ये है कि 93 ऑस्कर जो 93rd ऑस्कर अवार्ड जो है वो घोषित कर दिया गया है और नोमलैंड ने सर्वाधिक 3 ऑस्कर जीते हैं। कौन सा मूवी है? नोमलैंड, ठीक है। सो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो नोमलैंड को मिला है, याद रखिएगा नोमलैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं वो कौन बने हैं? एंथनी हॉपकिंस बने हैं। ये हैं एंथनी हॉपकिंस और इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इस ऑस्कर अवार्ड में चुना गया था। और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो हैं फ्रांसिस मैकडोर, ठीक है। फ्रांसिस मैकडोरमैंड, तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। 3 चीज़ें बस याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किनको मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमैंड को, ठीक है। अब मैं बता दूं कि इसके अलावे जो अब आपको पढ़ना है वो ये यहाँ से पढ़िए। फिलीपींस की एक खोजी पत्रिका है, उनका नाम है गुइलेमो कामो। क्या नाम है? गुइलेमो कामो। और गुइलेमो कामो को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पुरस्कार, माफ कीजिएगा, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से अवार्ड किया गया है, ठीक है। सूचकांक नहीं, सूचकांक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है किसको दिया गया है? फिलीपींस के एक खोजी पत्रिका है जिनका नाम है गुइलेमो कानो। तो कानो याद रखिए, गुइलेमो तो याद रहेगा नहीं आपको, कानो याद रखिए। कानो जो काना होता है ना, ठीक है, हिंदुस्तान में काना बोलते हैं, एक आंख से जो टेढ़ा होता है उसको काना बोलते हैं। तो बस ये याद रखिए, कानो को फिलीपींस में प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार खोजी पत्रिका है, क्या है? इन्वेस्टिगेटिव हैं जर्नलिस्ट, उनको ये दिया गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था आपके लिए। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में मैगजीन का अभाव का एहसास ना हो। तो बने रहें हमारे चैनल पर, और फिर आपको अन्य मैगजीन भी इस पर अपलोड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।